नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का ये अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग सॉफ्ट स्किल फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस वाली जो यूनिट थी उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है ना। अभी तक जो टॉपिक आपने पढ़ा, अभी तक की पूरी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसमें आपने सबसे पहली यूनिट में आपने कम्युनिकेशन के बेसिक्स को देखा था। ठीक है ना। कम्युनिकेशन के बेसिक को आपने देखा था। अब की जो दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूं, ये कम्युनिकेशन की बेसिक आपने पढ़ा था। यूनिट 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट 2, इसमें सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का पहले हमने अंतर, उनके बारे में वो चीजें हमने देखी। अब हम लोग जो देखेंगे वो सॉफ्ट स्किल पर थोड़ा और फोकस करके। सिलेबस में पहले ही आपको दिखा चुका हूं। जब भी आपको लगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो बेटा पहले ही जानो कि हम लोग बुक को फॉलो नहीं करते हैं। बुक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड है और कोई अगल बगल के स्टेट और सारे हैं, तो वो ना सबको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें देता है। बच्चों के मन में बड़ा, चूंकि आप नए हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी किताबों में चीजें बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती हैं, उसको आपको देख के परेशान नहीं होना। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। किताबों में क्या दिया है आप उससे इधर उधर चीजें पढ़ सकते हैं। किताबों में कई बार ऐसा होगा कि जो जरूरी है सिलेबस में वो नहीं देगा और उल जलूल की दुनिया भर की चीजें दे देगा, और कई बार ज्यादा चीजें दे देता है। तो हम लोग अपना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग इसी बात को नहीं सुनेंगे जो मैं भी कहा हूं, फिर बाद में कहेंगे सर किताब में तो ये दिया है। किताब क्या होता है, हमको किताब से क्या मतलब है? किताब सहायता मात्र है। आपको किताब, कोई भी पब्लिकेशन, आपका बोर्ड आपको पब्लिकेशन नहीं देता है। तो आप कभी भी किताब को किताब की तरह देखिए, उससे नॉलेज लीजिए, लेकिन कम से कम वो पॉइंट कवर करिए जो आपके सिलेबस में दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। पिछली क्लास आप लोगों ने देखी थी, नहीं देखी तो बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का कंपेयर वगैरह सब कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम लोगों का जो होगा, उसमें वो टॉपिक जो है हम लोगों का वो है, क्या कहेंगे इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल का मतलब सॉफ्ट स्किल का क्या महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस का मतलब ही होता है कि क्यों महत्वपूर्ण है कोई चीज, उसी को उसका इंपॉर्टेंस कहते हैं। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, तो आप नीचे लिखा गया कि द मोस्ट वैल्यूड सॉफ्ट स्किल्स बाय एम्प्लॉयर्स आर द फॉलोइंग विद देयर इंपॉर्टेंस। यानी नीचे कुछ वो सॉफ्ट स्किल के नाम दिए गए हैं जो आजकल जो इंप्लॉयर हैं, इंप्लॉयर का मतलब, ये इंप्लॉयर का मतलब क्या होता है, जो नौकरी देता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, जो आपको हायर कर रहा है उसको इंप्लॉयर कहते हैं। इंप्लॉयर आपके अंदर जो सॉफ्ट स्किल चाहता है उनकी लिस्ट नीचे है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी साथ के साथ में बताया गया। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर अब देखने चल रहे हैं कि भाई क्या क्या वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो सबसे पहली सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन। सबसे जरूरी पहली सॉफ्ट स्किल में आता है कम्युनिकेशन। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट वर्क्स वेल, तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है, अच्छा इंप्लॉय का मतलब जो काम कर रहा है, इंप्लॉयर मतलब जो काम दे रहा है। ठीक है। इंप्लॉयर हमसे ये सब चीजें चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छा कम्युनिकेशन हो। कैसे कर रहे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड नर्सरिंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ स्टेक होल्डर, क्लाइंट एंड कलीग्स। कह रहा कि जो इफेक्टिव प्रभावी संचार होता है, प्रभावी कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। किसके साथ? जो स्टेक होल्डर है, क्लाइंट है और कलीग्स है, मतलब जो हमारे सहकर्मी है, हमारा जो कस्टमर है या क्लाइंट है या जो मालिक है, सबके बीच में एक मजबूत या अच्छा रिश्ता बना रहे, उसके लिए हम लोग को कम्युनिकेशन जरूरी है। कह रहा है दिस स्किल encompasses not only the ability to convey idea clearly and engaging but also the capacity to understand and respond to the needs of others। कह रहा कि यह स्किल केवल अपनी बात को कहने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरे की बात को ठीक से समझना और वो जो चाह रहे हैं उसके अनुसार आंसर देने के लिए भी जरूरी है। सिर्फ हम अपनी बात कहे जा रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, केवल करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी नहीं, बल्कि सुन के रिस्पॉन्ड करने के लिए भी जरूरी है। ठीक है ना।
वही चीज इसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं, लेकिन बेटा आपका पेपर इंग्लिश में होगा इसका पूरा। तो गलती से ये समझने की भूल ना करें कि आपको हिंदी में, मैं अच्छा हर क्लास में ये बात कहता हूं एक बार, क्यों अभी भी कई बच्चों के दिमाग में आता है क्यों हिंदी में होगा पेपर की इंग्लिश में। बेटा ये पेपर पूरा इंग्लिश में होता है। मैं हिंदी इसलिए देता हूं कि आप अपने, जैसे आप पढ़ रहे हैं पहली बार, जिसको बिल्कुल नहीं इंग्लिश आती है, तो अपना मिला के धीरे धीरे सीखे, उसके लिए दिया गया है, ठीक है ना। कह रहा है आगे कि नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स पर्टिकुलरली अप्रिशिएट द एबिलिटी टू फॉस्टर प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद इन टीम। यानी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो इस विशेषता को विशेष रूप से चाहते हैं ताकि आप प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप पूरी टीम के साथ में बिल्ड कर पाए। तो ये था कम्युनिकेशन, एक चीज जो एक था नहीं, मतलब अभी और इसके बारे में देखेंगे हम लोग। मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी इसमें बताया गया है, क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में इन द वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पर जहां काम हो रहा है, इनफॉर्मल फीडबैक फ्रॉम कलीग्स, यानी कई बार लोग अपनी बातों को लिख के देते हैं और कई बार वो कह करके ओरली या किसी तरीके से संकेत देते हैं, उसको समझना। एंड सुपरवाइजर वेदर वर्बल और रिटेन इज ऑफन यूटिलाइज्ड टू इवैल्यूएट कम्युनिकेशन स्किल। अल्टरनेटिवली फॉर्मल इवैल्यूएशन कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड across various industries and professions. Effective communication is highly regarded by employers and is frequently seen as a critical element of professional success. यानी ऐसा देखा गया कि जो एम्प्लॉयर हैं वो बड़े लेवल पर देखा गया कि ज्यादातर केसेस में उन लोगों को वरीयता दी गई, उन एम्प्लॉइज को वरीयता दी गई जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, ठीक है ना। अब इसके स्थिति में लिखा गया कि द फॉलोइंग आर सम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एबिलिटीज, यानी कुछ नीचे 4-5 नाम दिए गए हैं जो कम्युनिकेशन एबिलिटी यदि आपके अंदर है तो ये चीज आपको, मतलब आपके अंदर है, ये माना जाएगा या आप इसको सीखिए तभी कहा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका है। जैसे आपको रिटेन कम्युनिकेशन आना चाहिए। अब रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब क्या, अभी मैं आपसे अगर कह दूं कि आपके अंदर कोई सूचना ही अपने किसी प्रिंसिपल को देनी है या आपने कहीं आप काम कर रहे हैं तो अपने सीनियर को देनी है, तो आप रिटेन में लेटर लिख पाए। अच्छा अभी तक तो हम लोग केवल यही बात कर रहे हैं कि सर हाँ कम्युनिकेशन होना चाहिए सर, कैसे ठीक करें, कैसे लिखा जाए, इसके लिए आपकी अगली के अगले यूनिट में, 4th यूनिट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लेटर लिखेंगे, कैसे रिज्यूम बनाएंगे, जॉब के लिए रिज्यूम बनाते हैं ना, सीवी बनाते हैं, करिकुलम विटे, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे 4th यूनिट। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी 4th यूनिट, और मैं नंबर का भी बंटवारा कर दे रहा हूं। थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं आपको, यूनिट 1 से अगर मैं 5 यूनिट में बांट दूं पूरे टॉपिक को, तो यूनिट 1 से जैसे 60 नंबर का यदि पेपर होता है, इनकेस 60 नंबर का आपका पेपर है, तो यूनिट 1 से आपका कितना नंबर आएगा, लगभग 12 नंबर। 12 नंबर यूनिट 1 से आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ लगभग यही नंबर होगा, हाँ बता रहा हूं मैं कैसे, 12 नंबर इससे हो जाएगा लगभग, यानी कि 20% या हाँ 20%। यूनिट 2 से 6 नंबर आएगा जो मैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल वाले से। यूनिट 3 से आपका मैं आपको बता दूं लगभग इससे भी 12 नंबर आएगा, ठीक है ना। अब यूनिट 4 से आपका आएगा 18 नंबर, ये आप बंटवारा देख लीजिएगा, परसेंटेज का बंटवारा किया गया है इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूं। और यूनिट 5 से भी लगभग जहां तक मुझे मालूम है कि बचकाया वो नंबर, यानी 12 दूना 24 हो गया, और 24 और ये 24 48, बाकी का 12 नंबर इससे आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ऐसे यूनिट को बांट करके समझें, टोटल जुड़िएगा यहाँ पे तो आपको मिलेगा 60 नंबर, ठीक है ना। तो आपको नंबर भी मैं आपको यहां पर बता दिया हूं कि यूनिट 4 से सबसे ज्यादा यानी 18 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। यानी मोटा मोटा यदि मैं आपसे कह दूं कि अगर यूनिट 4, अच्छा ये रिटेन है पूरा तो इसमें नंबर अच्छे से नहीं आप बहुत उठा सकते हैं, आपका फॉर्मेट बहुत इसमें ध्यान रखा जाता है। तो 18 नंबर केवल यूनिट 4 से आएगा, ठीक है ना। अभी जो यूनिट है वो शायद 6 ही नंबर की है, केवल 10% ही उससे क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज में बांट दें तो इससे 20%, इससे 10%, इससे भी 20%, इससे 30% और इससे फिर से 20%, लगभग ये मार्क्स आपके कैरी करते हैं ये चैप्टर्स, ठीक है ना। यूनिट 5 पूरी तरीके से क्या है, इंग्लिश ग्रामर है। यूनिट 5 क्या है, पूरी तरीके से इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है ना।
ये यूनिट 5 की मैं बात कर रहा हूं। बकाया में आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इसको आप हिंदी और इंग्लिश, चाहे हिंदी में कम्युनिकेशन पढ़े चाहे इंग्लिश, दोनों में पढ़ सकते हैं। लेकिन यूनिट जो 5 है वो पूरी तरह से इंग्लिश ग्रामर है, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं वही ग्रामर है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये चीज आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विचार आप पहली बार कर रहे होंगे, इतना लिखने झुकने बोलने बोलने पे। यूनिट 5 वही है, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, या इन सब चीजों को है। तो यूनिट 5 आपका इंग्लिश ग्रामर है, इसको आप एक अलग सेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं, बाकी का आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। तो हमने कहा कि आपके अंदर रिटन कम्युनिकेशन का गुण होना चाहिए, उसके साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है पहले ही बताया जा चुका है, जो वर्बल ना हो, जो सांकेतिक हो, नॉन वर्बल होता है। प्रेजेंटेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि अपनी बात को कहने और दूसरों तक पहुंचाने को प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, यानी न सिर्फ आप बोलने में माहिर हो बल्कि अच्छे से सुनते हो चीजों को, और वर्बल कम्युनिकेशन भी आपके अंदर होना चाहिए। यानी ये 5 चीजें आपके अंदर अच्छे से हैं तो माना जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन क्या अच्छी है, और एम्प्लॉयर आपको सबसे पहले हाई करें। क्या कम्युनिकेशन ही सिर्फ एक अच्छी स्किल में माना जाएगा, कि क्या यही एक सॉफ्ट स्किल है? मैंने तो कहा कि बहुत सारे सॉफ्ट स्किल है, जिसमें एक कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के अलावा दूसरा जो है वो है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है हिंदी में बोले तो नेतृत्व। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेतृत्व। यानी आप यदि किसी मैनेजरियल पोस्ट पर हैं, सुपरविजन वाले पोस्ट में हैं, या खास करके जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप साइट इंजीनियर बनते हैं और आप लोगों के साथ टीम बना के काम नहीं कर पा रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना आपका, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एन इफेक्टिव लीडर possesses द एबिलिटी टू इंस्पायर देयर टीम टू अचीव रिमार्केबल आउटकम्स। एक जो प्रभावी नेता होता है उसके अंदर एक गुण होता है कि वो अपनी टीम को इंस्पायर करके उनसे एक अच्छा आउटकम निकाल सकता है, उनसे एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। दे कैन क्रिएट अ क्लियर विजन। एक नेता जो होता है वो एक सही दृष्टिकोण दे सकता है अपनी टीम को, आर्टिकुलेट इट इफेक्टिवली एंड कल्टिवेट अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ये कह रहा है कि वो एक क्लियर विजन दे सकता है, आर्टिकुलेट इट इफेक्टिवली यानी इसको अच्छे से लागू कर सकता है, ठीक है ना। अब उसके साथ वो एक जिम्मेदारी का एहसास भी उनके अंदर ला सकता है। ये सारी चीजें एक लीडर कर सकता है। फर्दर मोर मतलब इसके अलावा आगे से हम लोग कहें, दे हैव द स्किल टू इंकरेज एंड इन्फ्लुएंस टीम मेंबर्स टुवर्ड्स देयर रियलाइजेशन और शेयर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी ये पूरी टीम और उनके मेंबर्स को एक तो साहस दे सकता है, एक उनको इन्फ्लुएंस यानी अपने प्रभाव में ला सकता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट को या अपने गोल को प्राप्त करें। द कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव लीडरशिप इज हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशन। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और प्रोफेशन में इस गुण का बहुत ज्यादा योगदान होता है, या बहुत ज्यादा खींच होती है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। ये लीडरशिप कोई कोर्स होता है क्या? लीडरशिप का कोई कोर्स होता है? यानी जिसका कोर्स ना होता हो वो सॉफ्ट स्किल है, समझ लीजिए। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? जो मेजरेबल नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आगे करा कि एज इट इज कंसीडर्ड अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट गिवन दैट many employees in today's work environment operate within teams, leadership is recognized as a fundamental skill for success। यानी कह रहा है कि लीडरशिप को एक बेसिक यानी फंडामेंटल स्किल कहा जाएगा सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। बाकी मतलब दो सॉफ्ट स्किल आपने समझा, एक कम्युनिकेशन, दूसरा लीडरशिप। दोनों के अपने अपने महत्व हैं, अपने अपने फायदे नुकसान। इंपॉर्टेंस लीडरशिप के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक उसका इंपॉर्टेंट फीचर है। कोचिंग एंड मेंटरिंग यानी आप कोच कर सकते हैं, मेंटर मतलब गाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट का गुण होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, इस समय पर ये काम ताकि वो काम डिस्टर्ब ना हो। ये सब एक लीडरशिप के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रही बात ना? जैसे आपने कम्युनिकेशन के अंदर ये सब आना चाहिए तब कम्युनिकेशन अच्छा कहा जाएगा, इसी तरह लीडरशिप के अंदर तभी आपको कहा जाएगा अच्छा लीडर जब आपके अंदर ये सब गुण हो। तीसरा सॉफ्ट स्किल है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब आपके अंदर लीडरशिप है, लेकिन लीडर देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा चांस है कि लीडर भी आप बने ही जाएंगे, ठीक है ना। कई बार लीडर को हार्ड भी होना पड़ता है,
बट कम्युनिकेशन को हमेशा सॉफ्टली ही करना चाहिए, ठीक है ना। टीम वर्क होना चाहिए, यानी कोलैबोरेशन विथ अदर्स टू अचीव अ शेयर्ड गोल, यानी एक गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक, मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या करूं, मैं पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊं अपना ऐप। तो हमने एक ऐप जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे बात किया, उन्होंने कहा हम आपकी कोचिंग के लिए एक ऐप बना के देंगे, और वो ऐप पर जब आप पढ़ाई करवाएंगे तो हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। कुछ पैसा हमें दे दीजिएगा, हर फीस जो आप जमा करेंगे उसका कुछ हिस्सा उनको जाता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ हिस्सा हमारे पास आता है, हमारी टीम के पास जाता है, ठीक है। तो एक गोल को प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग लोगों ने कोलैबोरेशन किया और उसके साथ क्या हुआ, काम चलने लगा हम लोगों का, ठीक है। इसको कहते हैं टीम काम करना। एंगेजिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज रिक्वायर्स कोऑपरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अ म्यूचुअल कमिटमेंट। इंडिविजुअल्स हु वर्क कोलैबोरेटिवली यानी आर मोर लाइकली टू एडवांस इन देयर कैरियर्स एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देयर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। वही बात जो मैंने अभी कही, प्रोडक्टिव टीम वर्क इज अ प्रोफेशनल सेटिंग कैन इनहैंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय encouraging individuals to share ideas, develop new solution and collaborate on project। ओवरऑल यार देखो, मैं पढ़ रहा हूं तो कई लोगों को लगेगा कि जब पीडीएफ से ही पढ़ना था तो हम पीडीएफ दे दीजिए, लेकिन वो बात नहीं है, उसका अंतर आप समझ जाएंगे एक बार पीडीएफ ले करके। क्लास मत लीजिए, केवल पीडीएफ पढ़िए, तब आप समझ जाएंगे कि उसका नुकसान क्या है। इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं अपनी बातें भी तो बीच बीच में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसको लेने का ये मतलब होता है इस पीडीएफ को, खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल में तो मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इसलिए कि मैं विषयांतर ना हूं, ज्यादा अलग ना भाग जाऊं, कुछ अलग ना पढ़ाने लगूं, इस वजह से पीडीएफ का लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये कह रहा है ओवरऑल कि टीम वर्क, और टीम वर्क के बारे में आप जितना लिख सकते हैं अपनी भाषा में वो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको हेडिंग याद रखना कि कौन कौन से सॉफ्ट स्किल हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने तीन कहा, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड तीसरा हमने ले लिया क्या, टीम वर्क। उसके अलावा चौथा, अब टीम वर्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी टीम वर्क कब कहा जाएगा कि आपको करना आ रहा है, जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी किसी झगड़े को या संघर्ष को खत्म करने पर आप रिजॉल्व कर दें। मीडिएशन मतलब कोई भी मध्यस्थता जिसको कहते हैं, जब दो लोग उलझे हों किसी चीज में उसके बीच का रास्ता निकालना आपको आता हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो काम हुआ नहीं हुआ उसकी गणना करना आता हो। कोलैबोरेशन यानी सहयोग की भावना हो, ठीक है ना। ये सब गुण आपके अंदर है तो कहा जाएगा कि टीम वर्क आप कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल में तीन सॉफ्ट स्किल आपने देखा। टीम वर्क के बाद चौथी सॉफ्ट स्किल है क्रिएटिविटी। अब इसका कोई कोर्स नहीं है क्रिएटिविटी का, इफ यू आर क्रिएटिव देन यू आर क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव होना या क्रिएटिविटी होना एक सॉफ्ट स्किल है जो बहुत नेसेसरी है। क्रिएटिविटी इनकम्पासेस द एबिलिटी टू क्वेश्चन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड थिंक इनोवेटिवली। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो बनी बनाई चीजें हैं उन पर सवाल उठाना, पुरानी चीजों पर सवाल खड़े करना और एक नए तरीके से सोच को पैदा करना। अगर हर समय आप जैसे बनी बनाई चीजों पे काम करते रहेंगे तो फिर नई चीजों का विकास कैसे होगा, इसलिए क्रिएटिविटी जरूरी है। वो वही बात बोला है। अब क्रिएटिविटी का कैसे कहा जाएगा कि क्रिएटिविटी लाया जाए, पैदा भी किया जा सकता है। मैं कहूंगा पैदा तो नहीं किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। 10 लोगों के ग्रुप में क्रिएटिव कौन हो उसको ढूंढने का तरीका या उनके अंदर से क्रिएटिविटी निकालने का तरीका, ये कुछ चीजें हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन। ये चार चीजें यदि आप करने को किसी को देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिएटिविटी है उनके पास या नहीं है उनके पास। अब एक एक चीज को मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि यहां पर इसकी जरूरत नहीं बताने की आपको, लेकिन मैं बता देता हूं। नीचे की तीन चीजों को तो आप समझ रहे होंगे, जैसे इमेजिनेशन, भाई अगर आपके अंदर इमेजिन करने की शक्ति है तो आप कहा जाएगा कि क्रिएटिव है, नई चीजों को या नई सिचुएशंस को इमेजिन करना। समवन इमेजिन्ड अ ड्राइवरलेस कार, किसी ने एक ड्राइवरलेस कार के बारे में सोचा, कई जगहों पर वो चीजें हो भी रही हैं और होने लगी। कैन यू इमेजिन, पहले तो सोचना ही पड़ेगा ना कि ये चीज होगी, बिना सोचे उस पर काम तो किया नहीं जा सकता। तो जो क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है एलन मस्क जैसी, वो सोचा कि हम कार जो है बिना ड्राइवर के चलवा देंगे। उसने कहा अच्छी बात है चलवाओ, चलवा दिया। तो कहने का ये मतलब है कि क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं, उसमें इमेजिनेशन एक चीज होती है, पहले इमेजिन होता है।
इमेजिनेशन के साथ क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की कि इज इट पॉसिबल और नॉट, या ये कैसे हो रहा है। इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन भी जुड़ता है, यानी फिर तरह तरह के एक्सपेरिमेंटेशन मतलब प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। एक सेशन आपने नहीं समझा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अगर इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सेशन करवाया जाता है। सेशन का मतलब हुआ कि अपनी टीम के सभी लोगों को बुला के एक टेबल के चारों तरफ बैठा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बैठा दिया जाएगा। फिर उन्हें एक कोई मुद्दा दे दिया जाएगा। जैसे हमारी कंपनी जो है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जाए कि बढ़िया से हमारा और अच्छा बच्चों तक अब हमारी बात पहुंच पाए, पढ़ाई और अच्छी हो पाए, तो उनको बोला गया कि भाई हम चाहते हैं कि हम अपने पढ़ाई के तौर तरीके में थोड़ा सुधार लाएं। तो हमने एक आइडिया मांगा इन 8 लोगों से, और जैसे इनको दिया गया, एक पेन पेपर दिया जाता है सबको, और बोला जाता है कि इसके बारे में जो भी आप सोच पा रहे हैं वो लिखिए, अपना सोच विचार बना लीजिए। 10-15 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी कितना भी घटिया, इसमें कहा जाता है कि 8 लोग 8 चीजें सोचेंगे, और उन 8 चीजों में से जितना फुलिश बीज आइडिया है, इफ समवन हैज अ फुलिश आइडिया, तो कहा जाता है फुलिश आइडियाज आर वेलकम, यानी जो मूर्खतापूर्ण बातें भी कर रहा है उसका स्वागत करना है, उसकी बात को अच्छे से सुनना है सभी को। इस दौरान कई बार क्रिएटिव चीजें निकल के आती हैं, और इसमें बार बार कहा जाता है कि आपके मन में जो भी फालतू बात आ रही है वो भी बोलिए। ये आधे घंटे 1 घंटे का जो सेशन चलता है उसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, यानी दिमाग से खुरापात करने वाला समय। सबके आइडिया को सुना जाता है, एंड अगर लगता है कि ये आइडिया थोड़ा ठीक है, इस पर काम करना चाहिए, तो उस आइडिया को लेके आगे हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसी सेशन को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके दिमाग से आइडिया को चुराना या निकालना। इसके लिए सेशन फॉलो होता है, ठीक है। समझ गए कि अब क्या कर रहे हैं इसमें। क्रिएटिविटी भी हो गया। 5वां चीज है टाइम मैनेजमेंट। ये भी कोई कोर्स नहीं होता है इसका, करने वाला इसमें बहुत बढ़िया काम कर लेता है। हम लोग ज्यादातर लोग इसी में फेल होते हैं, टाइम मैनेजमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कह रहा है इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटिंग टास्क। टाइम मैनेजमेंट में आपको आना चाहिए कि कौन से टास्क को पहले करें, प्रायोरिटाइज करें उसको, प्राइमरली कौन सा टास्क करना है, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। एलोकेटिंग टाइम टू द वेरियस एक्टिविटीज, यानी एक काम को करना, जैसे लाइक हमें आपके लिए एक रिवीजन क्लास प्लान करनी है। हम चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का 4-4 घंटे का क्लास बनाया जाए और वो क्लास आपके एग्जाम को पूरी तरह से क्रैक करे। तो पहले कौन सा सब्जेक्ट लाएं, या उन सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन को डाला जाए। तो आपके टाइम टेबल आते ही हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। अब एक स्टूडियो है तो सारे लोग लाइव तो एक साथ हो नहीं सकते, तो कुछ लोग रात में आके करेंगे अपना काम, और आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड देनी है, कुछ लाइव देनी है। उनको कैसे अरेंज किया जाए। स्टूडियो अगर 2 हैं और सारे ब्रांच को लेकर चलना है, सारी क्लासेस लाइव एक साथ तो हो नहीं सकती हैं। मान लीजिए आप सिविल के हैं या आप फर्स्ट ईयर है आपका, तो ब्रांच वाइज दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, कई ब्रांच होती हैं, सबकी क्लासेस है, एक टाइम पे सबको देखना है, तो फिर कैसे दिया जाएगा वो। तो इसको पहले कौन सी क्लास जरूरी है, डिमांड क्या है, हर टास्क को टाइम के अनुसार बांटना और टास्क को प्रायोरिटाइज करना कि कौन टास्क पहले जरूरी है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको आनी चाहिए प्लानिंग करना, आपको गोल सेटिंग आना चाहिए, आपको डेलीगेशन आना चाहिए, और आपको टाइम ब्लॉकिंग आना चाहिए। यानी प्लानिंग आपको समझ गए आप, डेलीगेशन का मतलब व्यवस्थित करना, गोल सेटिंग पहले, तो उसके पहले आता है कि प्लानिंग करिए, अपना गोल सेट करिए, डेलीगेशन करिए, और बीच में यदि कहीं पर कोई टाइम की बर्बादी हो रही तो उस टाइम को क्या करिए, ब्लॉक करिए, हटाइए वहां से, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है ना। आगे है एडेप्टेबिलिटी, आपके अंदर नई चीजों में ढलने। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ढलने का, यानी कुछ भी नया आया, एप्लीकेशन चेंज हो गया, अलग तरीके का दिखने लगा, अभी स्टूडियो में कुछ नया चेंजिंग आ गया, तो यू हैव एन स्किल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, ताकि आप जल्दी से उसमें ढलें और अपने काम को जल्दी से चालू करें।
तो एडेप्टेबिलिटी इज एन इसेंशियल सॉफ्ट स्किल दैट इनेबल्स individuals to remain competitive in today's rapidly changing business environment। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट बड़ा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। कल मोबाइल रिचार्ज क्या दुकानें हुआ करती थी, दुकानें बंद हो गई क्योंकि लोग खुद ही रिचार्ज कर लेंगे। अब अगर वो मोबाइल रिचार्ज वाले लोग आज अगर किसी नए काम को अडॉप्ट नहीं किए होंगे तो आज खाली हो गए होंगे, बेरोजगार हो गए होंगे। पीसीओ चला करते थे पहले, पीसीओ पे लोग जाके फोन करते थे। तो नई चीजों को अडॉप्ट करना और इनोवेटिव होना, इसको कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी। आपके अंदर नई चीजों को एक्सेप्ट करने का, अडॉप्ट करने का गुण होना चाहिए। तो उसके लिए अडॉप्टेबिलिटी होगी तो कैसे? आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं आप, नई चीजों को लेकर फ्लेक्सिबल रहें, ऐसे नहीं होता है, रिजिड ना रहे। रेजिलियंस, अच्छा ये छोटे गुण नहीं है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब जियो मार्केट में आया था, जियो कंपनी जब अपना रिचार्ज लेके मार्केट में आई थी, तो उस समय उस मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा पैसे ले रही थी रिचार्ज के। उसमें से एक बड़ी कंपनी एयरटेल ने कहा हम अपने रिचार्ज के दाम कम नहीं करेंगे। बड़ी कंपनी का ये स्टेटमेंट था। आखिरकार क्या हुआ, करना पड़ा और आज सब एक ही लाइन में खड़े। आज सबने अपना रेट बढ़ा दिया, वो अलग बात है, लेकिन एयरटेल लंबे समय तक मार्केट से गायब हो रहा था, वापस से बाउंस बैक किया उन्होंने। एक बड़ी कंपनी, उनको रियलाइज हुआ कि हमें कैसा होना पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रेजिलियंस एक गुण होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपके मतलब आपके अंदर ऊर्जा कितनी आप इकट्ठा कर सकते हैं, किसी और कितना आपके अंदर इलास्टिसिटी। अब ये सब मैं, रेजिलियंस एक टॉपिक है जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा सेकंड सेमेस्टर या थर्ड में, ठीक है ना। अलग से इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर, यानी आप चीजों को, नई चीजें आ रही हैं, अगर उनको आप नहीं समझेंगे। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो कितने बच्चों को पढ़ा लेता था। अगर आज भी कई टीचर जो ऑफलाइन के हैं वो ऑनलाइन नहीं कंफर्टेबल हो पाए, वो ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं पाते हैं। आखिरकार मैंने क्या किया, या कईयों ने क्या किया, वो ऑनलाइन को अडॉप्ट किए, उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाए, रेजिलियंस लाए, ग्रोथ का माइंडसेट बनाया उन्होंने, एनालिटिकल थिंकिंग रखा। तो इसको कहते हैं एडाप्टेबिलिटी का पूरा गुण होना। बात समझ में आ रही है? छठवां है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक तरह का सॉफ्ट स्किल है। यदि आप कहीं पर भी दो चार लोगों के बीच में या टीम के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद जिसको कहते हैं, या फिर झगड़ा जिसको कहते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप मैनेज करना जानते हो। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को एक मत में ले आना, ताकि उनकी सारी बातों को सुन समझ के एक साथ एक जगह पर बांधना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब हुआ आपके अंदर इंफैथी हो, आप नेगोशिएशन मतलब जानते हैं ना, मोल भाव, यानी ये कुछ कह रहे हैं ये कुछ कह रहे हैं तो दोनों लोगों को एक जगह पर ले आना। मीडिएशन यानी मध्यस्थता कर पाए दोनों लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर पाए। ये सब गुण होगा आपके अंदर, तब आप कहे जाएंगे कि आपके अंदर क्या गुण है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का गुण है। एक सॉफ्ट स्किल ये थी। अगली सॉफ्ट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए यहां पर लिखा गया है, इसको कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। को अपनी भावनाओं और दूसरों दूसरों दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। जिन कर्मचारियों के पास यह कौशल है वो जटिल सामाजिक अंतःक्रियाओं को नेविगेट करने और आज के सहकारी कार्य वातावरण में टीमों के भीतर प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड बोथ वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर। यदि आप अपनी और दूसरों की भावनाएं समझने में माहिर हैं तो भी एक अच्छा गुण है। इंप्लॉई हु पजेसेस दिस स्किल, यानी जिनके पास ये स्किल होती है, आर बेटर इक्विप्ड टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद इन टीम्स इन टुडेज कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। आपके अंदर इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो इसलिए होना चाहिए ताकि भावनात्मक रूप से आप लोगों से जुड़े रहें। कोई भी काम करना है तो आप किसी के इमोशंस को पूरी तरह से दरकिनार करके नहीं करवा सकते हैं। इसको कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका मतलब हो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो, अपने आप को आप जानते हो, एम्पैथी हो, सोशल स्किल्स हो, मोटिवेशन हो। ये सब चीजें मिल करके निर्माण करती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसके बिना भी कई बार काम खराब होता है, ठीक है।
अब ये 8 सॉफ्ट स्किल थे जिनका इंपॉर्टेंस यानी उनकी महत्वता भी साथ के साथ बताई गई है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं, इन 8 के नाम बस याद कर लेंगे तब भी काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा लीडरशिप, तीसरा आपका क्या टीम वर्क, चौथा आपका है क्रिएटिविटी, पांचवा आपका है टाइम मैनेजमेंट, फिर छठा अडेप्टेबिलिटी, सातवां कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और आठवां है इमोशनल इंटेलिजेंस। इतनी चीजें आपके अंदर हो तो आप कहा जाएगा सॉफ्ट स्किल इतनी है कि आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सॉफ्ट स्किल के एडवांटेज की बात कर रहा है, क्या क्या एडवांटेज है इसके। तो सॉफ्ट स्किल फैसिलिटेट पर्सनल डेवलपमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी इन द वर्कप्लेस। यानी सॉफ्ट स्किल यदि आपके पास है तो आप किसी नई जगह पर जल्दी ढल जाएंगे और आपका व्यक्तिगत भी ग्रोथ होगा। As individuals progress within an organization, their soft skill tend to become more sophisticated and evident. जैसे जैसे व्यक्ति किसी संगठन के भीतर प्रगति करते हैं, उनके सॉफ्ट कौशल अधिक परिष्कृत और स्पष्ट होते जाते हैं। मैंने कहा ना कि काम करते करते सॉफ्ट स्किल अपने आप यदि आप रह गए, टिक गए उस क्षेत्र में, तो डेवलप हो ही जाती है। ये उसके फायदे हैं। These skills are applicable across various organization। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट स्किल आपने इस कंपनी में सीखा जो जूता बनाती थी, अगली कंपनी जो मशीन बनाती थी उसमें जूता वाला मैकेनिक तो काम नहीं आएगा, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल आप यहां यूज किए हैं वो उस कंपनी में भी काम आएगा। यानी वो अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इनहेंस एन इंडिविजुअल्स टेक्निकल एबिलिटीज एंड हार्ड स्किल। हार्ड स्किल आपको कुछ आती है, कुछ टेक्निकल काम आता है, उसके साथ में भी सॉफ्ट स्किल है तो आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। सॉफ्ट स्किल रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओवरऑल डिपोजिशन। यानी एक व्यक्ति के लगभग हर तरह के गुणों को सॉफ्ट स्किल क्या करता है, डिफाइन कर देता है। ठीक है ना। ये सब सॉफ्ट स्किल के गुण थे, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं सॉफ्ट स्किल की, यानी लिमिटेशंस भी हैं सॉफ्ट स्किल की। सीमाएं या लिमिटेशन का मतलब होता है जो ये काम नहीं कर पाती सॉफ्ट स्किल, उसको कहते हैं लिमिटेशन। इसकी सीमा इतनी, ये नहीं कर पाएगा। ये सॉफ्ट स्किल इतनी सारी चीजें कर रहा है लेकिन कुछ चीजें वो नहीं भी कर पाएगा। सॉफ्ट स्किल कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और हार्ड स्किल। ये मजेदार लाइन थी, जबरदस्त लाइन थी। सॉफ्ट स्किल कभी भी किसी टेक्निकल एबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप बोलने में बहुत अच्छा है, आप टेक्निकली बहुत बोलने में बहुत अच्छा है, टीम वर्क बहुत बढ़िया है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ना, ओवरऑल एक ग्रेट पर्सनालिटी आप हैं, तो इसका क्या मतलब है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया जाए? सॉफ्टवेयर का आप एस ना जानते हो तभी बना दिया जाए? मतलब सॉफ्ट स्किल कैन नॉट रिप्लेस अ हार्ड स्किल और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, इट ओनली कैन इनहैंस दैट हार्ड स्किल। ये केवल हार्ड स्किल में मदद कर सकता है, उसकी जगह नहीं ले सकता है सॉफ्ट स्किल। इसकी लिमिट है, कितना भी आप अच्छा कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल। It is crucial to possess the appropriate qualification and accomplishment to succeed in a specific field। यानी किसी फील्ड में सफल होने के लिए आपको निश्चित रूप से एक स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर ब्रांच से कितना भी सॉफ्ट स्किल रहे, लेकिन सिविल वाले को इलेक्ट्रिकल वाले विभाग में थोड़ी ले लिया जाएगा। तो यही ये कह रहा है कि आपको एक स्पेशल पढ़ाई की जरूरत है, एक कोर्स की जरूरत है, ताकि आप सॉफ्ट स्किल की मदद से उसमें बढ़िया कर पाए। ये उसकी लिमिटेशन है, सॉफ्ट स्किल कैन नॉट डू दैट। While soft skill may not be as competitive as technical expertise, they still contribute positively to an individual's overall performance। यानी कह रहा है कि हालांकि यह एक टेक्निकल एबिलिटी का या प्रोफिशिएंसी का जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन एक व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा। फिर कह रहा है ड्यू टू देयर क्वालिटेटिव नेचर सॉफ्ट स्किल कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। यानी चूंकि सॉफ्ट स्किल सिर्फ एक गुण है, इसलिए उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि कोई कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। कोई कहा कि ये वाले अच्छे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये कर रहे हैं। कोई उनके पास ये तरीका नहीं है जिससे उसकी सॉफ्ट स्किल को मापा जा सके। यानी सॉफ्ट स्किल की एक कमी है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। वही चीज लिखा गया। ठीक है ना। ये था सॉफ्ट स्किल का क्या लिमिटेशन। यानी एडवांटेज भी पढ़ लिए, हम डिसएडवांटेज नहीं बोलते हैं उसको। कभी भी डिसएडवांटेज जैसी चीजें जनरली नहीं होती है। कोई चीज के बहुत सारे लाभ होते हैं और कुछ चीज वो नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके नुकसान कर दिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा।
अब ये अगला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है कि अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल अक्रॉस कल्चर, यानी किसी कल्चर में अलग अलग जगहों पर सॉफ्ट स्किल को कैसे अप्लाई किया जाए। यानी डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सॉफ्ट स्किल का यूज हो सकता है, इस पर बात करने वाले जा रहे हैं हम लोग। अब तो पहली चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में आप सॉफ्ट स्किल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज की टू कनेक्टिंग विथ अदर्स। जाहिर सी बात है, दूसरों से कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन एक की है। इन डिफरेंट कल्चर्स द वे पीपुल एक्सप्रेस देमसेल्व्स कैन वेरी। अलग अलग क्षेत्रों में लोग एक दूसरे को जैसे व्यक्त करते हैं वो वेरी कर सकता है। कहीं पर जाएंगे तो इस चीज का मतलब कुछ और होता है, कहीं पर जाएंगे तो कुछ और होता है। किसी ने कहा कि इसका मतलब नो बॉल है, किसी ने कहा सर्वेयर। जब आप सर्वेइंग करेंगे, सिविल इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो सर्वेइंग वालों में इसका मतलब अलग हो जाएगा। सर्वे करते समय भी आप सीखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक आदमी आपसे बड़ा दूर खड़ा होता है, आपको उसको यहीं से समझाना पड़ता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो चिल्लाएंगे तो गला सूख जाएगा, तो आप संकेतों से बात करते हैं उस समय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन हर जगह पर जगह के अनुसार कम्युनिकेशन के मतलब बदलते रहते हैं। कह रहा कि फॉर एग्जाम्पल इन सम कल्चर डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज अप्रिसिएटेड व्हाइल इन अदर्स इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज प्रिफर्ड। यानी कुछ जगहों पर कोई चीज सीधा सीधा बोल के करना अच्छा रहता है, और कुछ जगहों पर बोलने के बजाय इनडायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो एक सॉफ्ट स्किल है, जो डिफरेंट कल्चर में अलग अलग तरीके से काम करती है। एक्टिव लिसनिंग एक चीज है, यानी ये शब्द बार बार आपके सामने आ रहा है, सक्रिय श्रवण। यानी आप पढ़ रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल को कैसे दूसरे दूसरे जगहों पे अप्लाई किया जाए, यानी अलग अलग कल्चर में कैसे। तो कम्युनिकेशन अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकता है। एक्टिव लिसनिंग जो आप कर रहे हैं वो भी अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से। एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुल्ली कंसंट्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड देन रिमेंबरिंग व्हाट इज बीइंग सेड। यानी आपके अंदर एक गुण है, यदि अलग अलग जगहों पर आपको ठीक से सुनना, समझना, उसको रिस्पॉन्ड करना यानी अपना उत्तर देना, उसका साथ में याद भी रखना कि क्या कहा गया। क्रिकेट कमेंट्री करना हो, लोग क्रिकेट से रिटायर होने के बाद कमेंट्री की जॉब में चले गए, तो वो कहते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। फिर कह रहा है इन सम कल्चर्स लिसनिंग अटेंटिवली विदाउट इंटरप्टिंग इज हाईली वैल्यूड। कुछ जगहों पर चुपचाप सुनना बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे अक्सर आप मिलिट्री जॉब्स में देखते होंगे या पुलिस वालों की जॉब में देखते होंगे, जब हायर अथॉरिटी बोल रही होती है ना, तो किसी को बोलने की मनाही होती है कि आपको चुपचाप सुनना है, इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, बीच में रोक नहीं सकते हैं। कुछ जगहों पे क्रॉस करना ही जरूरी होता है कि नहीं रुकिए सुनिए। जैसे टीवी पर डिबेट सुने हैं आप, भाषण नेताओं का सुने हैं, आप सुनते हो एक बोल रहा था, दूसरा उसमें लपक के कूद जाता है बीच में। अगर वो नहीं बोला तो उसकी पार्टी वाले बोलेंगे वो बोल रहा था, कैसे तुम सुन रहे थे ध्यान से। तो अलग अलग कल्चर है, दो कल्चर हुए, एक मिलिट्री का कल्चर हुआ, एक टीवी डिबेट वाला कल्चर हुआ। दोनों कल्चर में एक्टिव लिसनिंग क्या हर जगह सही है? एक्टिव लिसनिंग का तरीका एक ही होना चाहिए? नहीं, एक्टिव लिसनिंग में कई बार रिस्पॉन्ड करना होता है, कई बार नहीं करना होता। तो यही चीज वो बता रहा है कि अलग अलग कल्चर में इन जो आप स्किल्स पढ़ रहे हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे। क्या कम्युनिकेशन हर जगह एक जैसी होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? नहीं, कहीं डायरेक्ट जरूरी, कहीं इनडायरेक्ट। यानी डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है ना। इसी तरह कह रहा है कि एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर मिनिमाइज्ड। यानी एक्टिव लिसनिंग में ये होता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कर सकते हैं। एम्पैथी यानी सहानुभूति, ये वर्ड आपने पीछे भी सुना। ये भी एक सॉफ्ट स्किल है जो हर जगह क्या दिखाना जरूरी है। कई बार आपको सिंपैथी नहीं भी दिखानी चाहिए समटाइम्स। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, बच्चा रोएगा, कहेगा नहीं लगाइए, तो सिंपैथी दिखाया, ठीक है भाई नहीं लगाएंगे, तुम रो रहे हो, तो ये अच्छी बात है। समटाइम एम्पैथी, इन सम कल्चर एम्पैथी इज नेसेसरी, इन सम कल्चर इट इज नॉट। कुछ जगहों पे आपकी सहानुभूति अच्छी होती है और कुछ जगहों पे नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। कह रहा है एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स
across cultures. Expressing empathy can differ, but the core idea of putting yourself in another's shoes transcends boundaries, showing genuine care and understanding foster stronger relationship. ठीक है, सुन लिया हमने, कह दिया। एडाप्टेबिलिटी भी एक है जिसको भी हर जगह पर एडॉप्ट करना भी जरूरी नहीं, कई बार रिजिड होना भी जरूरी है। डिफरेंट, देखो नाम वही सब है जो सॉफ्ट स्किल के ही नाम है, ये सारे जो कम्युनिकेशन है या फिर ये जो भी आप पढ़े हो सब सॉफ्ट स्किल के नाम है। तो फिर सर अभी तो हम लोग पढ़े हैं यार वो गुण के बारे में पढ़े, लेकिन मैं ये इस वाले टॉपिक में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग कल्चर में ये सॉफ्ट स्किल अलग अलग तरीके से काम करती हैं, यानी अप्लाई कैसे करें। ये हेडिंग का नाम पढ़ लीजिए आप अच्छे से, हेडिंग का नाम है अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल अक्रॉस कल्चर्स, यानी अगर अलग अलग कल्चर में उन्हीं सॉफ्ट स्किल जो सॉफ्ट स्किल पीछे पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाए उस पर पढ़ रहा है। तो एडाप्टेबिलिटी सॉफ्ट स्किल थी जिसको कह रहा है कि एडाप्टेबिलिटी इज एसेंशियल व्हेन वर्किंग अक्रॉस कल्चर्स, अलग अलग कल्चर में काम करने के लिए एडाप्टेबिलिटी की जरूरत है। इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग योर बिहेवियर, यानी कहीं पर आपको तने तना बात करना है, कहीं पर लूज होना है, तो ये बड़ा एडेप्टेबिलिटी इसी को कहते हैं कि आप एडजस्टिंग योर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विथ। अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हो रहा था, कहीं के सांसद जी चले गए डॉक्टर के यहाँ, छापा मार दिया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बदतमीजी से बात कर ली। अब एक चीज समझिएगा, आप किससे बात कर रहे हैं? सांसद से। आप जब नौकरी में जाएंगे ना, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पावरफुल आदमी जो होता है वो कॉमन मैन होता है, वो किसी से भी लड़ाई कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप किसी नौकरी में जाएंगे तब भी लोग कहते हैं कि मतलब नेताओं की छवि बड़ी खराब है, बुरी बात नहीं, होनी भी चाहिए जैसी उनकी हरकतें हैं। लेकिन जब आप नौकरी में जाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नौकरी शब्द का मतलब मैं आपको आज थोड़ा सा समझा दूं। नौकरी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, आप एक कॉमन आदमी नहीं है। कॉमन आदमी स्वतंत्र है किसी के बारे में कुछ भी बोलने और कहने के लिए, लेकिन आप जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं उसमें आपको यह समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, गलत हो तो सही हो तो, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक मालिक होगा और वो कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता है। जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर आपसे कुछ बोलेगा तो आप नॉर्मल आदमी की तरह उससे बहस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपने मन में एक चीज, जो आज के बच्चे भरे हुए हैं वो अपने मन से एक चीज निकाल दें, क्या? कि नेता बेकार होते हैं, नेताओं का ये सब काम होता है, गलत है। आपके मन में ये चीज निकाल दीजिए आप। किसी देश की जनता का कुछ हिस्सा उस नेता के कब्जे में है, उनको पसंद करते हैं, उनको उन्होंने चुना है, और उन्हीं के चुने गए जो जनता है वो टैक्स दे करके वो सरकार आपकी नियुक्ति कर रही है। तो पहले ये मानिए सरकारी कर्मचारी लोग, या आप जब बनेंगे तब ये मानिएगा कि आप सिर्फ जनता के नौकर हैं और वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता का चेहरा है। 10 लाख लोगों ने अगर वोट देके किसी को चुना है तो 10 लाख लोग आपसे सवाल थोड़ी करने आएंगे, वो उनका प्रतिनिधि है, उनका रिप्रेजेंटेटर है। तो कभी भी नेताओं को लेके, अब वो गलत कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन आप बदतमीजी नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द फेस ऑफ द पीपल, वो लोगों का चेहरा है और बात आपसे वही करने आएगी। तो नेताओं को लेके अपनी छवि ठीक कर लिए दिमाग में, छवि मत करिए, परिभाषा ठीक कर लीजिए नेता की। नेता की एक परिभाषा है कि वो एक जन समुदाय का चेहरा होता है। वो गलत करे वो बात दूसरी है, लेकिन उसकी परिभाषा को आप ठीक से समझ लीजिए कि आप नेता से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो, और हमेशा आप उससे छोटे ही रहेंगे, चाहे आप किसी भी पद पर चले जाएं। पहले ये जान लीजिए, कभी भी आप बड़ी पोस्ट पर नौकरी में चले जाएं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप नेता से छोटे ही हैं। और ये मैं समझा इसलिए रहा हूं कि आप नेता से छोटे का मतलब कि आप जनता से छोटे हैं, और जनता का ही वो चेहरा है, वो जनता ही है। उसको जनता ने बोला हमारी बात जाके कहो संसद में, तो वो पार्लियामेंट में उनकी बात कहता है, नियम की बात कर रहा हूं। हालांकि वो उनकी बात करे ना करे तो उसकी गलती है, लेकिन नियम की बात कर रहा हूं। आगे बात करें तो एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए
दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये भी है अलग अलग कल्चर्स में, बस एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप अपने सॉफ्ट स्किल को उसके अकॉर्डिंग प्रयोग कर पाए। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन का भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके अंदर अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके अंदर अच्छी होंगी तब जाके क्या होगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, देखिए नाम वही सब आ रहा है, बस कल्चर में इनको इंप्लीमेंट करना, अलग अलग कल्चर में इन सॉफ्ट स्किल को डालना, इसको हम बोल रहे हैं अप्लाइंग क्या, सॉफ्ट स्किल अक्रॉस कल्चर, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिल्ड करने में या ट्रस्ट बिल्ड करने में आप अपना कम्युनिकेशन स्किल का यूज कर सकते हैं या आप सॉफ्ट स्किल का यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट थे सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल में, सारी चीजों में। और आज ये यूनिट यहीं पर हो जाता है आपका खत्म। अब आपकी तीसरी चौथी यूनिट चलेगी। मैंने पहले ही बताया कि तीसरी यूनिट तो कॉम्प्रिहेंशन है, थोड़ा छोटा टॉपिक वो भी है, 3 लेक्चर तक का। चौथी यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो आपके जॉब में नौकरी करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट का काम करेगी। यूनिट 2 यहीं खत्म होता है, तब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।